शिक्षक भी मौजूद हैं जो विभिन्न विभागों से यहाँ पर आए हुए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। हम उनका भी समवेत भाव से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच विज्ञान संकाय के निदेशक डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं त्रिपाठी सर, आप सब जानते हैं कि साइंस फैकल्टी के लोग वैसे ही व्यस्त रहते हैं और ऊपर से उसका जो डायरेक्टर हो वो कितना व्यस्त रहता होगा, लेकिन उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आप बायोटेक्नोलॉजी विभाग से जुड़े रहें, लेकिन इस समय साइंस फैकल्टी के विज्ञान संकाय के मुखिया हैं। बैक्टीरियल जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, प्लांट माइक्रोब्स के विशेषज्ञ हैं। सबसे रोचक बात यह है कि जब सर के बारे में मैंने खोजना शुरू किया, और जाहिर सी बात है कि ज़माना टेक्नोलॉजी का है तो जितना मिल सका उसमें एजोस्पिरिलियम ब्रेसिलेंस के बारे में जब मुझे जानकारी मिली, इनके शोध को लेकर के एजोस्पिरिलियम ब्रेसिलेंस, तो उसमें रोचक बात रही कि एजो का मतलब उसमें होता है नाइट्रोजन से, और ये स्पिरिलियम यानी बैक्टीरिया होता है। बहुत सारा इसमें डिटेल आपका खोज गया है, मैंने सोच सकते हैं कितना मैंने खोजा होगा। हाँ, और साहित्य का विद्यार्थी हूँ, बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन उनके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। एक खास बात जो मैं छात्रों के लिए, क्योंकि और अपने हमारे हिंदी विभाग के ढेर सारे शिक्षक सामने की कुर्सी पर विराजमान है, सब नए फैकल्टीज़ हैं, सबका नाम मैं सबके नाम से आपको परिचय, आप सबका परिचय मैं कराऊँगा। और ये जो प्लांट की ग्रोथ को लेकर के सर ने जो काम किया है, जो खास करके दक्षिण अमेरिका में जो प्लांट पाए जाते हैं उनके रूट्स को लेकर के, और इनके काम का जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा मैं समझ पाया कि कम ऑक्सीजन में भी जहां नाइट्रोजन की उर्वरता को बढ़ा करके प्लांट को मजबूती दी जा सकती है। खास करके जैसा आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के जेनेटिक्स को लेकर जो इन्होंने काम किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेसी बोस फेलोशिप के साथ साथ बहुत सारी पुरस्कारों से ये नवाजे गए हैं। तो जो मैं कह रहा था कि पौधों को लेकर के जो नाइट्रोजन सहायक हो सकता है, उसमें जो बैक्टीरियल जो फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से उस ग्रोथ को कम ऑक्सीजन पर भी नाइट्रोजन के माध्यम से संयोजित करते हैं, उसको समृद्ध करते हैं, उसमें मदद करते हैं, इस पर आपका काम है। और जैसे मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स इनके कह सकते हैं कि गूगल्स पर आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आपके काम के साथ ही मैं आपका अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और विज्ञान संकाय को जैसा नेतृत्व आपने इस समय दिया है, पिछले 2 वर्षों से मैं देख रहा हूं, वैसा दुर्लभ है। और इस विश्वविद्यालय की शायद ही कोई कमेटी हो जिसमें सर जिसको चेयर न करते हो। वो कमेटियों के बहुत सारे नाम हैं, कई सेंटर से कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं ये। और हमारे लिए विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी हैं, जीव विज्ञान विभाग के हैं, और ये तो मेरे लिए मेरे छोटे भाई के समान हैं। और ह्यूमन जेनेटिक्स पर इनका एक दुर्लभ कार्य है, और ख़ास करके ये इनके बारे में जब कोविड-19 के लॉकडाउन चल रहा था, तो जो वायरोलॉजी के स्ट्रक्चर पर जैसा इन्होंने काम किया, और इन्होंने और डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा, जो दोनों न्यूरोचिकित्सक हैं, इन दोनों के साथ उनके कुछ 100 छात्रों ने मिल करके जिस तरह से ऑक्सीजन फेरी वाला को आगे बढ़ाया, और जिस तरह से इन्होंने वायरस के बदलते हुए नेचर पर, उसके म्यूटेशन पर जो काम किया, और लगातार ये सक्रिय रहे सोशल मीडिया में ट्विटर पर। ज्ञानेश्वर चौबे जी बहुत सक्रिय हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो प्रोफेसर चौबे का मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर सरफराज आलम भूगोल विभाग में मेरे लिए मित्रवत हैं, और सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी भूगोल, मैंने सामाजिक और राजनीतिक भूगोल के विशेषज्ञ हैं ये। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। भूगोल के 2 विद्वान, आगे सुब्रा शर्मा बैठी हुई हैं, ये सब भूगोल के विद्वान हैं। सरफराज जी से मेरा भूगोल से संबंध थोड़ा कम है, साहित्य का थोड़ा ज़्यादा है। ये क्लास में बच्चों को नक्शा पढ़ाते हैं, बड़े एमिनेंट जियोग्राफर हैं, लेकिन
जब इनकी कविताएं मैंने पढ़ी, मैंने नक्शा को तो पढ़ाते हैं नक्शे के हिसाब से, लेकिन जब कविता लिखते हैं तो नक्शे के बियॉन्ड द नक्शा, मैंने बियॉन्ड द बॉर्डर की बातें करते हैं। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने इनकी कविताओं की पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट मैंने देखी, तो मुझे उनकी कविताओं में एक अलग, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, लेकिन हिंदी साहित्य की कविता के लेखन की जो परंपरा थी उससे सर्वथा अलग रही। मैंने ये इनका जो मैसेज था कि जो बॉर्डर्स होते हैं, जो नक्शे होते हैं, ये असल में मनुष्य की को कहीं न कहीं संकुचित करते हैं, उनको 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 नैरो माइंडेड बनाते हैं। उस पर जुड़ी इनकी कविताएं हैं जो जल्दी ही संग्रह के रूप में सामने आएंगी। तो मैं प्रोफेसर सरफराज आलम जी का भूगोल विभाग जो आए हैं, हम स्वागत करते हैं। आशुतोष कुमार जी उधर सबसे किनारे बैठे हुए इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जब अभी सामाजिकी एक पत्रिका सराही है, सोशल साइंस की पत्रिका है, और वह उसका जो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ उसका मैसेज ही यही है कि सामाजिकी सामान्यतः हिंदी में, हिंदी भाषा में जो एमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ सोशल साइंस के होते हैं वो उनके लेख नहीं मिलते या वो लिखना नहीं चाहते। ये भूमि पर कितने कितने लोग कहाँ से आए हुए हैं। अगर केवल इस पर एक शोध किया जाए कि कहाँ से छोड़ करके कौन कौन लोग आए, कितना त्याग, कितना डेडिकेशन, कितना समर्पण इस विश्वविद्यालय के लिए लोगों ने किया है, और वो राधा कृष्ण से लेकर के अब तक की जो पूरी परंपरा रही है, तो बहुत कुछ स्वयं मालवीय जी जो जो त्याग और सेवा के प्रतिमूर्ति माने गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं हमारा इनका परिचय हुआ, और अभी इनकी कूलीज ऑफ एम्पायर नाम से बड़ी चर्चित किताब है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई है। तो मैं आशुतोष का स्वागत करता हूँ। शुभ्रा जी हैं, शुभ्रा शर्मा हिमाचल की हैं, भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बिल्कुल नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी पिछले 2-3 वर्षों में आई है, जो इसमें से बहुत सारी सामने बैठी हुई है, बहुत सारी मंच पर बैठी हुई है, आशुतोष और शुभ्रा। ये सब पिछले 3 वर्ष में जो फैकल्टीज़ रिचार्ज हुआ पूरे विश्वविद्यालय में, जो अलग अलग फैकल्टीज़ में, अलग अलग विभागों में जो लोग आए हैं, इनसे जो इनके भीतर जो इंथुजियाज्म रहा, जो ऊर्जा का स्रोत रहा, वो सब कुछ देखने को इस परिसर में अब धीरे धीरे करके मिल रहा है, जो एक दूसरे से परिचय हो रहा है। रोचक बात है कि जब हमारे जो हिंदी के स्कॉलर्स, जो शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं और जो मंच पर जो लोग नहीं जानते, जब सर लॉकडाउन लगा ही था तो विश्वविद्यालय में टीचिंग बाधित हो रही थी, तो ये हुआ कि कैसे पढ़ाया जाए, कुछ नहीं था किसी को पता। हम लोगों को तो गूगल मीट की कक्षा में कैसे उसको लिंक दिया जाए, कैसे क्या किया जाए, सामग्री बच्चों से कैसे भेजी जाए, और लॉकडाउन था, कोई यहाँ आता होता नहीं था, शिक्षक गायब रहते थे और ज़्यादातर विभागों प्रभारी गायब रहते थे, तो क्या किया जाए। ऐसे में जो मूडल का, आप लोग बताना चाहिए, जो मूडल का कॉन्सेप्ट आया था पहली बार, जिसपे कि BHU की वेबसाइट पर मूडल का एक आइकन बना था, मूडल में के माध्यम से आपको अपलोड करना था, उसमें हम सब ने इस्तेमाल किया। उसके पीछे जो कुछ लोग थे, उसमें शुभ्रा शर्मा भी एक थी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस लॉकडाउन के पीरियड में, और संभवतः प्रोफेसर भटनागर साहब, ही वाज द वाइस चांसलर एट दैट टाइम, और वो मिल करके, और प्रोफेसर त्रिपाठी माइट बी नोइंग द फैक्ट कि ये भी उस बीच संपर्क में रहे होंगे या बुलाए होंगे, कि इन्हीं की फैकल्टी की ये विद्यार्थी की शिक्षक हैं। तो मैंने उस रूप में शुभ्रा को देखा। फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी जो संयोग से यहाँ बैठी हुई है, और वो अभी इसी वर्ष उसने पास किया, यहाँ से ज्योग्राफी से ऑनर्स पास किया, और उसका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में PG में हो गया, अब जा रही है। वो इनकी भारी प्रशंसक थी। तो मैं कहता था ज्योग्राफी विभाग को कि देखिए यहाँ बहुत सारे छात्र हमारे भी बैठे हुए हैं, ये सब कहाँ क्या क्या बोलते होंगे हम लोग थोड़ी जानते हैं, लेकिन जो बोलते होंगे वो बड़ा ऑथेंटिक रहता होगा। मैं कम से कम एक शिक्षक के नाते कह सकता हूँ। तो यह भूगोल विभाग, जैसे प्रोफेसर सरफराज, ये तो मान लीजिए सीनियर, लेकिन जो यंग जनरेशन आई थी, उसमें उनकी स्टाइल को लेकर के, उनके रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर के, उनके वे ऑफ स्पीकिंग को लेकर के, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को लेकर के जो चीज़ें आई, तो मेरे जहन वो बात थी। लेकिन मैं सोचता था कि पढ़े लिखे यहाँ से, और उसके बाद तो शुभ्रा से मुलाकात आज हुई है, आज ही मुलाकात हुई है। तब मैंने इनको बताया, देखिए उससे पास हो चुके हैं 100 पे 100। यहाँ तो 8 पॉइंट 9 पॉइंट लड़के मारपीट करते हैं कि हमको सर बताइए, साथ ही बैठ करके लिखे हैं, और उसको दे दिया 56 नंबर, उसको दे दिया 46 नंबर। अब इसका हिसाब मैं कैसे करूँ? तो परीक्षा से जुड़ करके भी ये सब चीज़ें देखने मिलती बाहर। तो और शुभ्रा का एक आखिरी बात है कि तोता घाटी हिमालयन स्टडीज में इन्होंने काम किया है, और ये जो तोता घाटी के इलाके में जो आजकल भूस्खलन हो रहा है, मैंने हिमाचल के क्षेत्रों में,
खास करके जो रोड सड़कें बन रही हैं, जो उसकी तोड़ाई हो रही है, जो टूट रही है, उससे क्या होता है कि जो हिमालय का को में जो टूटन जो दरारें दिखाई दे रही है, उस पर इन्होंने काम किया। और संयोग से लकी है कि हिमाचल की रहने वाली भी हैं, तो उस रूप में जो है इनका एक बड़ा योगदान है। मैं आप सभी का संचालन कर रही डॉक्टर शिल्पा, ये जितनी मधुर देखने में, जितनी बोलने में मीठी है, आप देख ही रहे हैं। संस्कृत की बड़ी प्रकांड विद्वान है ये, और अभी मौका मिले तो फिर हिंदी भी बोलना बंद कर देंगे। तो मैं कहा भाई थोड़ा बचा के चलना। तो शिल्पा हैं, शिल्पा बहुत ही यशस्वी हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। हमारे भोजपुरी केंद्र की सदस्या भी हैं। और सर यहाँ पर चपरासी और क्लर्क के अलावा कोई भी स्थायी नहीं है, हम सब बाहर से आए हुए लोग हैं। तो उसमें ये भी जो रिसर्च वर्किंग ग्रुप बना उसके एक सदस्य हैं ये। तो ये सब का, और हमारे सामने हिंदी के ये डॉक्टर विवेक सिंह हैं, इस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये डॉक्टर प्रभात मिश्र हैं, डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा हैं, डॉक्टर अशोक ज्योति हैं, डॉक्टर लहरी राम मीणा हैं, और वहाँ सत्य प्रकाश पाल हैं। ये सब हमारे हिंदी के जो पिछले वर्ष कोरोना के लॉकडाउन में जुलाई अगस्त में ज्वाइन किए हैं, ये हमारे यंग फैकल्टीज़ हैं। पीछे कोई नहीं बैठा हमारे फैकल्टी मेंबर भाई, नहीं तो कहेगा हमारा सर आप भूल गए, नहीं कोई बात नहीं। तो और बाकी सब यहाँ हमारे केंद्र के और हिंदी विभाग के शोध छात्र हैं, ये सब आप सबको सुनने आए हुए हैं। एंट्री यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हमारे यहाँ 70 के बैठने की व्यवस्था है, इसलिए इसको आए तमाम लोग ऐसे, तो हमने BA MA तमाम लोगों को मैंने मना कर दिया कि रिसर्च स्कॉलर्स रहेंगे और शिक्षक रहेंगे। तो मैं अपने हिंदी विभाग से आए हुए जो शिक्षकों का इन सब का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो हमारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके दम पर सर हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं, क्योंकि ये देखें छोटा सभागार है, मंच मचान, हम तो बस केवल बोल देते हैं कार्यक्रम। यहाँ सर ऐसा हुआ है कि आधे घंटे पहले हमने अनाउंस किया कार्यक्रम होगा, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप बना रखा है, और आधे घंटे में ये सभागार आपको ऐसे ही मिल जाता है। तो हर चीज़ यहाँ पर, वो ज्ञान से चौबे जी आ चुके हैं, सरफराज जी पहले आ चुके हैं, इस बात को जानते हैं। तो एक बात होती है कि खुशी ये होती है कि जैसा ट्रेंड हम लोग अपने छात्रों को करते हैं, अगर वैसा इम्बाइब द वैल्यूज वाली बात होती है, अगर वैसे मूल्यों को अगर उसका धारण कर लेते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सब हमारे विद्वानों को सुनेंगे। ये सब तो एक जो औपचारिकताएं रहती हैं, मैंने पहले कहा कि चूँकि लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, इन औपचारिकताओं का कार्य यहीं पर अब संपन्न होता है। जो शोध विषय है, शोध प्रवृत्ति चुनौतियां एवं संभावनाएं, इस पर आप सब जानते हैं कि इतिहास, भूगोल, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, और अपने आप में पूरी साइंस फैकल्टी के डायरेक्टर ग्रुप में यहाँ हमारे ये निदेशक महोदय बैठे हुए, ये लोग अपने अपने फील्ड से बातचीत करेंगे और आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें आपको मिली हैं जो कि रिसर्च में, शोध में, आगे जीवन में आपको काम देंगी। और मैं केवल 5 मिनट में कुछ बिंदुओं की तरफ इशारा करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं रिसर्च को लेकर के क्या मैं सोचता हूं, और उस पर उसको किस तरह से हम लोग आगे ले जाएं। पहली बात तो देखिए, शोध पर बहुत सारी संगोष्ठियां होती हैं, बहुत सारा एरायंस है, बहुत सारी नाराजगी है कि हम ज़्यादातर शोधार्थी कट पेस्ट करते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहती है, बहुत सारे आरोप हैं। आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे शोध चोरी को लेकर के मुकदमेबाजी भी हो रही है, इंक्वायरी कमेटीज भी बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग अंडर द सर्विलेंस हैं, ये सब आप जानते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के डेवलप विकसित होने के बावजूद अभी भी बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं, जो मैटर्स हैं, वो चूँकि ये आपका गूगल्स पर या ई मीडियम पर अपलोड नहीं, इसमें कई बार लोग बच भी जाते हैं, खास करके लैंग्वेज को लेकर के ऐसा समस्या हम लोगों के सामने आती हैं। लेकिन मैं जो शोध को के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तो ये पहली बात मुझे ये लगती है कि शोध जैसा भी हो और जितना भी सुंदर हो, जितना भी नवा हो, जितना भी इनोवेटिव हो, उसको सामाजिक बनाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन वह कहीं कहीं पुस्तकालयों की या तो धूल में सिमट के रह जाता है, या फिर लाइब्रेरी के रैक की शोभा बढ़ाता हमारा कार्य। हम कैसे उन कार्यों को, अपने कार्यों को समाज में लेकर के जाएं, समाज उससे जुड़े, हमारी यूटिलिटी, हमारे उस शोध की यूटिलिटी को समझे। जैसे सर ने, निदेशक महोदय ने जो कार्य किया है, अब प्लांट्स को लेकर के, नाइट्रोजन को लेकर के, कि भाई ऐसा है कि कम ऑक्सीजन में भी उस नाइट्रोजन के माध्यम से प्लांट की ग्रोथ को हम बना सकते हैं, और उस पर इस तरह से बहुत सारे काम हैं, कैसे हम लोग सोसाइटी में लेकर जाएं, इसको लेकर के भी हम सोचते हैं कि
इस पर बात होनी चाहिए और इसमें संस्थाओं की, विश्वविद्यालयों की सर्वाधिक बड़ी भूमिकाएं होती हैं कि जो इंटरैक्टिव सेशन होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अंतर अनुशासनिक जो बातचीत होती है, तो उसमें यह कार्य उसी माध्यम से संभव है। सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को लेकर के जब हम जाएं, और ये जो अंतर अनुशासनिक इंटरैक्टिव सेशन मैंने किया है, उसके पीछे का मेरा मैसेज यही है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो भी हमारी सीमाएं हैं उसमें उनके जो काम हैं, या उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह के कितना इनोवेशंस किए हैं, क्या उनके कंट्रीब्यूशन, कैसे क्या उनका योगदान है, उस पर थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर सकें। या कम से कम आपको लगे कि मैंने प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी को सुना था, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे को सुना था, शुभ्रा शर्मा को सुना था, सरफराज आलम को सुना था, या कि आशुतोष, मैंने ये लगे, ये सब जो एटीट्यूड है, इस पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा शोध को सामाजिक बनाने की जरूरत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि शोध को देखिए, न तो ये मोबाइल की तरह कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है कि मैंने बस एक तरह का उत्पादित माल है। तो ये मैं मानता हूँ कि जो कोई भी शोध हम करते हैं, मौलिक कार्य जो करते हैं, तो वह कोई फिनिश, न तो कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है और न ही सूर्य और पृथ्वी की तरह कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, यानी एक तरह का वस्तुनिष्ठ सत्यता है। यानी कुल मिला जुला करके ये कहने का मतलब है कि वह उसमें जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो वस्तुनिष्ठता है, उससे भी हमको समझना चाहिए, उसकी सीमाओं को समझना चाहिए, और तैयार माल की तरह शोध को हम ना समझें कि बस एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, अब ये हो गया। यानी उसमें वैयक्तिकता के लक्षण भी दिखने चाहिए, और वैयक्तिकता के साथ गतिकी का, जिसे सोशल डायनामिज्म कहते हैं, उसकी गतिकी का भी समावेश कहीं न कहीं पर होना चाहिए। मैं बार बार सोचता हूँ कि ऐसा होता क्यों, जबकि ये बहुत सारे माल देखा हम लोगों ने उसको बहुत ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, और उसकी जो सब्जेक्टिविटी होती है उसको कहीं कहीं कम कर देते हैं। देखिए, जो सब्जेक्टिविटी होती है रिसर्च में या किसी भी क्रिएटिविटी में, वो बड़ी अनिवार्य होती है। जो सब्जेक्टिविटी होती है वही आपको इनोवेटिव बनाती है। बगैर सब्जेक्टिविटी की इनोवेशन की कल्पना करना बेईमानी है, मैं ऐसा कम से कम मानता हूं। तो जो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके रिसर्च में दिखने चाहिए। आपका जो सेल्फ है, उसकी जो सेल्फ की जो टच है, वो कहीं कहीं आपको दिखना चाहिए। तो मैं शोध के लिए जो सीमाओं की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और कन्फॉर्मिटी, यानी वस्तुनिष्ठता और अनुरूपता। यानी कोई चीज है हम बहुत ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वैसे भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ चली जाती है। कन्फॉर्मिटी में अनुरूपता, हमको किसी चीज को कन्फॉर्म करना है, किसी चीज पर हम बढ़ रहे हैं, उससे भी शोध को लेकर के अगर हम लोग बचें, यंग जनरेशन बचे, तो कहना चाहता हूं कि उसमें केवल आपका जो कहीं ना कहीं जो सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट है, आपका आत्म कहाँ पर है, आत्म कैसे सुरक्षित रहे, मतलब आपका अपनापन वो कैसे रहे, इस पर जो है। और ये इसके लिए जिसे दुनिया में बात आती है कि साइकोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का जो मनोविज्ञान है, ये जो वैश्वीकरण का मनोविज्ञान आया, उसके द्वारा एक कन्फॉर्मिटी और ऑब्जेक्टिविटी के तत्व हमारे सामने प्रस्तुत किए गए। तो ये जो साइकोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन आया कि हर चीज तुरंत हो जाए और उसके बाद भूल जाओ, आगे बढ़ो, और हर चीज तुरंत होने वाली फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बनाई गई हर चीज जितना जल्दी बनती है उतना जल्दी पुरानी होने के लिए अभिशप्त होती है, उसमें उतना जल्दी पुरानी भी हो जाती है। तो इससे भी एक पक्ष में यहाँ रखना चाहता हूँ, और इसके साथ ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि देखिए, शोध है कोई कलेक्शन नहीं है, कोई संग्रह नहीं है, वो एक तरह का क्रिएशन है, एक तरह का सृजन है। तो जो भी आप शोध करते हैं वो आपकी सर्जनात्मकता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, केवल डाटा कलेक्शन का नहीं कि आपने दुनिया भर की सामग्री तो उसमें डाल दिया, लेकिन आप खुद ही नहीं दिख रहे हैं, मतलब आपके सेल्फ की जो विजिबिलिटी है वो सर्वथा गायब है, वो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी तरह मैंने कहा एक तरह का जो डाटा कलेक्टर के रूप में वहां पर नहीं होना चाहिए। और ये बातें करते हुए जो आपके सामने, जैसा कि मैंने सब लोग जो लोग हमारे मंच पर आए हैं, जो हमारा जो है डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स यहाँ है, जो पैनल है, उनसे मैंने कहा भी था कि चूंकि शोध एक ऐसा विषय है जिसमें घंटों बोलते रहिए, बतियाते रहिए, उसको असीम है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि सब कुछ के बावजूद एक अनुभव आप लोग अपने इस तरह से अपने जीवन के अपने शोध से जरूर शेयर करें, ताकि बच्चों को हमारे एक लगे कि भाई ये अनुभव के दायरे में ये बात है। मैं चाहता हूँ आपका जो सेल्फ है वो थोड़ा सा दिखे, जो टचेज रहें, ताकि बच्चे लगे। भाई प्रोफेसर त्रिपाठी सर ने भी अपना एक अनुभव शेयर किया था,
उसकी शुरुआत मैं अपने अनुभव से करना चाहता हूँ और उसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। वो शेयर करने का मतलब ये है कि जिस लेख की, जिस सामाजिकी में लेख का जिक्र मैं कर रहा था रविदास पर, वो असल में रविदास पर और लोकवृत्त पर, भक्तिकालीन लोकवृत्त और रविदास पर किया गया एक मेरा बहुत बड़ा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा था वो MRP। उसके बाद वो आखिरी प्रोजेक्ट मुझे मिला तो उसके बाद बंद ही हो गया 2014 के बाद, फिर सैंक्शन नहीं हुआ, UGC ने बंद कर दिया। उस पर बड़ा काम, करीब 600 पृष्ठों की पुस्तक मेरी आने वाली है रविदास पर खैरोत, उसका एक हिस्सा मैंने उसमें दिया और उसका पैनल दिल्ली में बुलाया गया, मैं वहाँ नहीं था। उसमें जितने भी एमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ सोशल साइंस एंड हिस्ट्री के थे, उसमें सुधीर चंद्र जी आप जानते हैं, जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छा, अंग्रेजी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं लेकिन उन्होंने हिंदी में काम किया है। उनकी एक किताब सर है गांधी एक असंभव संभावना करके है, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी है और वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि प्रोपेगेटर ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन सोशल साइंस के रूप में उनको देखा जाता है। तो वो एक तरह का, उसमें शुरू में मैंने अपने अनुभव को शेयर किया है कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, रविदास जी के इन जगहों पर गया, करते करते साल 2 साल, मतलब 1-2 पेज इस तरह से करते फिर उसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में गया कि कैसे मैं, यानी एक तरह का कह सकते हैं कि मेंटल फ्रेम मेरा कैसे बनता है। मैं थोड़ा सा लेकर के सशंकित भी था कि कहीं कि उस पर ये भी डिबेट हो रहे थे कि भाई अगर आपका रिसर्च है तो उसमें यह जो सेल्फ है इस रूप में कैसे आया कि आप वहाँ गए थे, आपने ये देखा वो देखा, फिर आपने ये देखा कि बनारस रविदास सर्वथा अनुपस्थित थे जबकि तुलसी यहीं पर थे, कबीर थे। ये अनुभव की बातें हैं। पहली बार मुझे इतनी खुशी हुई कि जब दिल्ली में इस पत्रिका को लोकार्पण हुआ और वो लाइव था जिसमें हम लोग जुड़े हुए थे, देख सुन रहे थे, लगभग सारे लोगों ने सर, जितनी और सब हिस्ट्री और सोशल साइंस के लोग थे, इस बात को उसको रेखांकित करते हुए कहा कि दिस इज द रियल एंड इनोवेटिव रिसर्च वर्क एंड दैट शुड बी फॉलोड बाय द अदर स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। तो ये चीज क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स पास किए थे कि साहब देखिए प्रोफेसर है स्कॉलर, लेकिन इन्होंने 20 पेज के लेख में इन्होंने 2 पेज तक केवल अपना बताया कि मैं कैसे रविदास तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि दिस इज द इनोवेटिव वर्क एंड इट शुड बी फॉलोड बाय द अदर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस एंड हिस्ट्री। ये जो चीजें आई ले दे करके ये मेरा अनुभव था और मैं जो मेरे मन में जो थोड़ा सा हेजिटेशन था वह दूर हुआ और मैंने इस बात को महसूस किया कि जो मैं सोचता था कि मेरा अप्रीहेंशन काफी हद तक दूर हुआ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं और इसी आश्वस्ति के साथ कि जो हमारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर सर भूगोल के छात्र हैं, ज़्यादातर हिंदी के छात्र हैं, म्यूजिक संगीत विभाग के छात्र हैं, आयुर्वेद विभाग के छात्र हैं, अंग्रेजी, उर्दू, कल्चर, इन विषयों के सीधे 100 छात्र यहाँ पर हैं और एडजन फैकल्टी के थ्रू हम लोग सुपरवाइजर को अलॉट करते हैं जो कि 2 रिसर्च स्कॉलर दे पाते हैं अदर देन देयर फिक्स सीट इन देयर ओन डिपार्टमेंट। तो इस स्थिति में मैं चाहूँगा कि हमारे छात्र, आप जो भी, एक तो ये कि कट पेस्ट की प्रक्रिया से बचें। कट पेस्ट करोगे तो सारी जिंदगी कट पेस्ट में ही सिमट के रह जाएगी और आदत बन जाएगी। काम विलंबित हो लेकिन ठोस होना चाहिए। कोई सवाल कभी ना करे, क्यों? क्योंकि अगर कट पेस्ट करके 100 लोग निकल गए और 10 भी पकड़े गए बेटा, तो समझ लो जो छीछा लेदर होती है ना, विवाह हो जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। वो मैं देख रहा हूँ जिनकी जो छीछा लेदर हो रही नकल वाली। तो विलंब से थोड़ा काम करना लेकिन नकल मत करना, और जो काम करना वो वस्तुनिष्ठ तो हो लेकिन नवाचारी हो, उसमें कहीं न कहीं तुम्हारा अपनापन, अपना सेल्फ भी दिखाई देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी छात्रों को आज इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।